नारीवाद की मूल भावना और उसका उद्देश्य। नारीवाद मूल रूप से एक सामाजिक और वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है। इतिहास में महिलाओं को लंबे समय तक शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए नारीवाद का जन्म इसी असमानता को खत्म करने के लिए हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं ने मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मांगा, तब नारीवाद एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा। इसका मूल उद्देश्य पुरुषों के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि समानता की स्थापना था, जहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर और सम्मान मिले। प्रारंभिक नारीवादी विचारकों ने यह स्पष्ट किया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब आधी आबादी को भी वही अवसर मिले जो पुरुषों को मिलते हैं। इसलिए नारीवाद का शुरुआती स्वरूप न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन समय के साथ साथ इस विचारधारा के कई रूप सामने आए। कुछ रूप ऐसे भी विकसित हुए जिन्हें आलोचक विकृत नारीवाद या अत्यधिक कट्टर नारीवाद कहते हैं। इस विचार के अनुसार नारीवाद का उद्देश्य केवल समानता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कुछ मामलों में यह पुरुषों के प्रति विरोध या सामाजिक संरचनाओं के पूर्ण अस्वीकार तक पहुंच गया। यहां से एक बहस शुरू होती है कि क्या नारीवाद की कुछ धाराएं महिलाओं को वास्तव में स्वतंत्र बना रही हैं, या वे उन्हें एक नए प्रकार की मानसिक और सामाजिक सीमाओं में बांध रही हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि समाज में नारीवाद की व्याख्या किस प्रकार की जा रही है। कई जगहों पर नारीवाद को महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक टकराव का कारण मानते हैं। यह भी सच है कि हर विचारधारा की तरह नारीवाद के भी कई स्तर और दृष्टिकोण हैं। कुछ नारीवादी केवल समान अधिकार की बात करते हैं, जबकि कुछ समाज की पूरी संरचना को बदलने की बात करते हैं। इसी अंतर ने संतुलित नारीवाद और विकृत नारीवाद जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि नारीवाद का मूल उद्देश्य क्या था और वह किन परिस्थितियों में विकसित हुआ। जब हम इतिहास और सामाजिक संदर्भ को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि नारीवाद ने महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिया। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी विचारधारा को संतुलन के साथ समझा जाए ताकि वह समाज में विभाजन या टकराव का कारण न बने। विकृत नारीवाद की अवधारणा। विकृत नारीवाद शब्द का उपयोग उन पतार्य स्थितियों के लिए किया जाता है जब नारीवाद की मूल भावना यानी समानता और न्याय से हटकर यह विचारधारा किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही और दूसरे पक्ष को पूरी तरह गलत ठहराने लगती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि जब नारीवाद का उपयोग समाज में संवाद और सुधार के बजाय संघर्ष और विभाजन के लिए किया जाता है, तब वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विचार में यह मान लिया जाए कि समाज की हर समस्या का कारण केवल पुरुष हैं या हर सामाजिक संरचना स्वभाव से ही महिलाओं के खिलाफ है, तो यह दृष्टिकोण वास्तविकता को बहुत सरल बना देता है। समाज की समस्याएं अक्सर जटिल होती हैं और उनमें कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण शामिल होते हैं। जब नारीवाद के कुछ रूप इन जटिलताओं को नजरअंदाज कर केवल एक ही कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब आलोचक इसे विकृत नारीवाद कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में भी नारीवाद की कई बार ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है जो मूल विचारधारा से काफी अलग होती है। कई बार यह एक फैशन या ट्रेंड की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जहां वास्तविक सामाजिक मुद्दों के बजाय केवल प्रतीकों और नारों पर जोर दिया जाता है। इससे एक गलत धारणा बन सकती है कि नारीवाद का मतलब केवल विरोध करना या पारंपरिक मूल्यों को पूरी तरह अस्वीकार करना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण महिलाओं के वास्तविक मुद्दों को भी कमजोर कर सकता है, क्योंकि जब किसी आंदोलन को अत्यधिक कट्टर या असंतुलित माना जाता है तो समाज के कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं।
इसी कारण कुछ विद्वान कहते हैं कि नारीवाद को अपने मूल सिद्धांतों पर लौटने की जरूरत है, जहां संवाद, सहयोग और संतुलन को महत्व दिया जाए। यह भी समझना जरूरी है कि नारीवाद की आलोचना का मतलब महिलाओं के अधिकारों का विरोध नहीं होता, बल्कि कई बार यह उस विचारधारा को संतुलित और प्रभावी बनाने की कोशिश भी हो सकती है। यदि किसी विचारधारा के कुछ रूप समाज में नई समस्याएं पैदा कर रहे हों, तो उनके बारे में चर्चा करना आवश्यक होता है। इसलिए विकृत नारीवाद की चर्चा भी उसी व्यापक बहस का हिस्सा है, जिसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता और समानता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। क्या विकृत नारीवाद महिलाओं के लिए नया पिंजड़ा बन सकता है? कुछ सामाजिक विश्लेषकों का तर्क है कि यदि नारीवाद का स्वरूप अत्यधिक कठोर या एक तरफा हो जाए, तो वह महिलाओं के लिए भी एक प्रकार का मानसिक दबाव या सीमित सोच का ढांचा बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला को यह बताया जाए कि उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए हर पारंपरिक भूमिका को अस्वीकार करना ही होगा, तो यह भी एक प्रकार की बाध्यता बन सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ यह होना चाहिए कि महिला अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सके, चाहे वह करियर चुनना चाहती हो, परिवार बनाना चाहती हो या दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहती हो। लेकिन यदि समाज या विचारधारा यह तय करने लगे कि सही महिला वही है जो केवल एक ही प्रकार का जीवन जीती है, तो यह भी स्वतंत्रता के विपरीत हो सकता है। इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि विकृत नारीवाद महिलाओं को एक नए पिंजड़े में डाल सकता है, जहां उनसे उम्मीद की जाती है कि वे एक खास तरह की सोच और व्यवहार अपनाएं। इस स्थिति में महिला की व्यक्तिगत पसंद और विविधता को कम महत्व दिया जा सकता है। वास्तव में समाज में महिलाओं के अनुभव बहुत अलग अलग होते हैं। किसी महिला के लिए करियर सबसे महिला के गहातर है, महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि किसी अन्य महिला के लिए परिवार या सामाजिक सेवा अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि नारीवाद का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र बनाना है, तो उसे इन सभी विकल्पों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब कोई विचारधारा यह तय करने लगे कि कौन सा जीवन सही है और कौन सा गलत, तब वह भी सीमित सोच का रूप ले सकती है। इसलिए यह बहस महत्वपूर्ण है कि नारीवाद को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि वह महिलाओं के लिए वास्तविक स्वतंत्रता का माध्यम बने, न कि किसी नए सामाजिक दबाव का कारण। संतुलित नारीवाद की आवश्यकता आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नारीवाद को किस प्रकार संतुलित और समावेशी बनाया जाए ताकि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज में सहयोग और संवाद को भी बढ़ावा दे। संतुलित नारीवाद का अर्थ यह हो सकता है कि हम महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों को गंभीरता से समझें, लेकिन साथ ही समाज के अन्य पक्षों को भी नजरअंदाज न करें। इसका उद्देश्य संघर्ष पैदा करना नहीं, बल्कि समानता और सम्मान की संस्कृति विकसित करना होना चाहिए। जब समाज में पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। संतुलित नारीवाद यह भी स्वीकार करता है कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में अलग हो सकती हैं, इसलिए उनके समाधान भी अलग हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि ये महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता से सीधे जुड़े होते हैं। यदि नारीवाद इन व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन यदि वह केवल वैचारिक संघर्ष या प्रतीकात्मक बहसों में उलझ जाए, तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि नारीवाद को एक ऐसे आंदोलन के रूप में देखा जाए जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए न्यायपूर्ण और संतुलित समाज बनाने की कोशिश करता है। इसी संतुलन में वह शक्ति छिपी है जो नारीवाद को एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना सकती है, न कि किसी नए पिंजड़े का रूप। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने विचारों के प्रसार को पहले से कहीं अधिक तेज और व्यापक बना दिया है। फेसबुक, ट्विटर, अब एक्स, इंस्टाग्राम,
यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का खुला मंच देते हैं। इस स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू यह है कि इससे कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे सामने आए हैं और महिलाओं की आवाज को भी एक नया मंच मिला है। कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में चल रही समस्याओं को उजागर किया। यह नारीवाद के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि इससे महिलाओं के अधिकारों और समानता के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन दूसरी ओर इसी डिजिटल दुनिया ने नारीवाद के कुछ ऐसे रूपों को भी जन्म दिया जिन्हें कई लोग विकृत नारीवाद की श्रेणी में रखते हैं। सोशल मीडिया की एक विशेषता यह है कि यहाँ विचार अक्सर बहुत तेजी से फैलते हैं, लेकिन कई बार वे गहराई से समझे नहीं जाते। किसी जटिल सामाजिक विचार को कुछ छोटे वाक्यों, मीम्स या वायरल पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इससे कई बार विचार का मूल अर्थ बदल जाता है या वह अत्यधिक सरल और एक तरफा बन जाता है। नारीवाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई बार सोशल मीडिया पर नारीवाद को केवल पुरुष विरोध या पारंपरिक सामाजिक ढांचे के पूर्ण विरोध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वास्तविक नारीवादी विचारधारा इससे कहीं अधिक व्यापक और संतुलित है। जब लोग केवल ऐसे संदेश देखते हैं जो अत्यधिक कट्टर या आक्रामक होते हैं, तो वे पूरे आंदोलन को उसी रूप में समझने लगते हैं। सोशल मीडिया का एक और पहलू यह है कि यहाँ विवाद और टकराव अक्सर अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। शांत और संतुलित चर्चा की तुलना में आक्रामक बयान या तीखी बहस अधिक तेजी से वायरल होती है। यही कारण है कि कई बार नारीवाद से जुड़े सबसे चरम या विवादास्पद विचार ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। इससे यह धारणा बन सकती है कि यही नारीवाद का वास्तविक स्वरूप है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस प्रक्रिया में नारीवाद के संतुलित और रचनात्मक पक्ष को कम ध्यान मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर संस्कृति भी इस प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान और लोकप्रियता बनाने के लिए ऐसे विषयों को चुनते हैं जो जल्दी वायरल हो सकते हैं। नारीवाद जैसे संवेदनशील और चर्चित विषय इस दृष्टि से बहुत आकर्षक हो सकते हैं। कुछ मामलों में लोग गहरी समझ या अध्ययन के बिना ही नारीवाद पर टिप्पणी करने लगते हैं, जिससे कई बार अधूरी या गलत जानकारी फैल सकती है। जब हजारों या लाखों लोग ऐसे संदेश देखते हैं, तो यह धीरे धीरे एक सामाजिक धारणा का रूप ले सकता है। सोशल मीडिया के कारण ट्रेंड आधारित विचारधारा भी विकसित हुई है। इसका मतलब यह है कि कई बार लोग किसी विचार को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह उस समय लोकप्रिय है, न कि इसलिए कि उन्होंने उसे गहराई से समझा है। नारीवाद भी कई बार एक ऐसे ट्रेंड की तरह प्रस्तुत किया जाता है जहां लोग केवल कुछ नारों या प्रतीकों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। इससे आंदोलन की वास्तविक जटिलताओं और उद्देश्यों को समझने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि सोशल मीडिया केवल नकारात्मक भूमिका निभाता है। वास्तव में इसने कई महत्वपूर्ण अभियानों को भी जन्म दिया है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को उजागर करना, कार्यस्थल मांग करना और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। इन अभियानों ने दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाई है और कई जगहों पर नीतिगत बदलाव भी किए हैं। इसलिए समस्या सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि इस बात में है कि विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत और समझा जाता है। कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। ये एल्गोरिदम अक्सर वही सामग्री अधिक दिखाते हैं जो लोगों की भावनाओं को तीव्र रूप से प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी एक प्रकार की सामग्री देखता है, तो उसे उसी प्रकार की और सामग्री दिखाई जाने लगती है। इससे एक इको चैम्बर बन सकता है, जहां व्यक्ति केवल वही विचार देखता है जो उसकी पहले से बनी धारणा को मजबूत करते हैं। नारीवाद के संदर्भ में इसका अर्थ यह हो सकता है कि कुछ लोग केवल अत्यधिक कट्टर विचार देखते रहें, जबकि अन्य लोग केवल नारीवाद विरोधी सामग्री देखते रहें। इस स्थिति में संतुलित संवाद की संभावना कम हो जाती है। सोशल मीडिया की भाषा भी कई बार बहस को जटिल बना देती है।
यहाँ संक्षिप्त और तीखे संदेश अधिक लोकप्रिय होते हैं, जबकि गंभीर सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए अक्सर लंबी और विचारशील चर्चा की आवश्यकता होती है। जब नारीवाद जैसे विषय को केवल छोटे नारों या विवादास्पद कथनों में सीमित कर दिया जाता है, तो उसका गहरा सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ खो सकता है। यही वह बिंदु है जहां कई आलोचक कहते हैं कि नारीवाद का कुछ हिस्सा अपने मूल उद्देश्य से दूर होता दिखाई देता है। इसके अलावा डिजिटल संस्कृति में पहचान की राजनीति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार लोग अपनी सामाजिक पहचान को मजबूत करने के लिए किसी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि इससे लोगों को अपने अनुभव साझा करने और समर्थन पाने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया अत्यधिक ध्रुवीकरण पैदा कर दे, तो यह समाज में विभाजन को भी बढ़ा सकती है। इसी संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि क्या सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाला नारीवाद वास्तव में महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ा रहा है, या कभी कभी वह एक नए प्रकार का सामाजिक दबाव भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला पर यह दबाव हो कि उसे हर सामाजिक मुद्दे पर एक निश्चित प्रकार की राय रखनी चाहिए या उसे एक खास तरह के जीवन को ही सही मानना चाहिए, तो यह भी स्वतंत्रता के विचार के विपरीत हो सकता है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय ले सके। इसलिए कई विद्वान यह सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही बहसों को अधिक संतुलित और आधार पर निर्णय ले सके। सूचनात्मक बनाने की आवश्यकता है। लोगों को केवल वायरल पोस्ट या मीम्स के आधार पर किसी जटिल विचारधारा को समझने के बजाय उसके इतिहास, सिद्धांत और विविध दृष्टिकोणों को भी पढ़ना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने नारीवाद को एक वैश्विक मंच दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसने कई नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। यह मंच महिलाओं की आवाज को मजबूत कर सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग केवल विवाद या आक्रामकता को बढ़ाने के लिए किया जाए, तो यह आंदोलन की छवि और प्रभाव दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि डिजिटल युग में नारीवाद को समझने और प्रस्तुत करने के तरीके पर गंभीरता से विचार किया जाए। संतुलित, सूचनात्मक और सम्मानजनक संवाद ही वह मार्ग है जो किसी भी सामाजिक आंदोलन को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी और सकारात्मक बना सकता है। समाधान, संतुलन और वास्तविक स्वतंत्रता की दिशा। आज जब नारीवाद और उसके विभिन्न रूपों पर इतनी व्यापक बहस हो रही है, तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। यदि कुछ लोग यह मानते हैं कि नारीवाद के कुछ रूप अत्यधिक कट्टर या असंतुलित हो गए हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं के अधिकारों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस विचारधारा को फिर से उसके मूल उद्देश्य समानता, न्याय और स्वतंत्रता की दिशा में संतुलित तरीके से समझने की आवश्यकता है। वास्तविक परिवर्तन तब संभव होता है जब किसी भी सामाजिक आंदोलन में आत्ममंथन और सुधार की क्षमता हो। इसलिए नारीवाद के संदर्भ में भी यह जरूरी है कि उसके भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों पर खुली और सम्मानजनक चर्चा हो। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महिलाओं की स्वतंत्रता केवल विचारधारात्मक बहसों से नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी आंदोलन का मुख्य ध्यान इन वास्तविक समस्याओं के समाधान पर होना चाहिए। जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और समाज में सुरक्षित महसूस करती हैं, तब उनकी स्वतंत्रता वास्तविक रूप से मजबूत होती है। यदि नारीवाद इन व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह समाज में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकता है। संतुलित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि महिलाओं और पुरुषों के
बीच सहयोग की भावना विकसित की जाए। इतिहास में कई सामाजिक परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो केवल किसी एक समूह के प्रयास से नहीं, बल्कि पूरे समाज के सहयोग से संभव हुए। यदि समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाना है, तो इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की भागीदारी आवश्यक है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखते हैं, तब संवाद और समाधान के नए रास्ते खुलते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नारीवाद को केवल संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग और साझेदारी के रूप में भी समझा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग एक ही प्रकार का जीवन जिएं या एक ही विचार को अपनाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों, इच्छाओं और मूल्यों के अनुसार जीवन चुनने की आज़ादी हो। कुछ महिलाएं करियर को प्राथमिकता देती हैं, कुछ परिवार और सामाजिक जीवन को अधिक महत्व देती हैं, और कई महिलाएं इन दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं। इन सभी विकल्पों का सम्मान करना ही वास्तविक स्वतंत्रता का आधार है। यदि कोई विचारधारा यह तय करने लगे कि केवल एक ही जीवन शैली सही है, तो वह अनजाने में ही लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। शिक्षा इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग इतिहास, समाजशास्त्र और मानवाधिकारों के बारे में गहराई से समझ विकसित करते हैं, तब वे किसी भी विचारधारा को अधिक संतुलित दृष्टि से देख सकते हैं। शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच विकसित करने का भी साधन है। यदि समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो लोगों को स्वतंत्र और तार्किक सोचने के लिए प्रेरित करे, तो किसी भी विचारधारा के अतिवादी रूप को चुनौती देना आसान हो जाता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग जानकारी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट और सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं। यदि इन होस्ट के लिए जानकारी का बड़ा हिस्सा मीडिया को सिलेके से देसेज मीडिया प्लेटफॉर्म पर संतुलित और तथ्य आधारित चर्चा को बढ़ावा दिया जाए, तो समाज में गलतफहमियों और ध्रुवीकरण को कम किया जा सकता है। पत्रकारिता, साहित्य और कला भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये समाज को नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि महिलाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाए। कई बार इतिहास में महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। जब महिलाएं अपने अनुभव साझा करती हैं, तो समाज को उन समस्याओं के बारे में बेहतर समझ मिलती है जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था। इसलिए संवाद का ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जहां सभी लोग बिना डर के अपने विचार और अनुभव व्यक्त कर सकें। परिवार और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका भी इस तहत प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। यदि परिवार में बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को समान अवसर और सम्मान दिया जाए, तो समाज में असमानता की कई समस्याएं स्वाभाविक रूप से कम हो सकती हैं। बच्चों को यह सिखाना कि सम्मान, सहयोग और समानता मानव संबंधों के मूल मूल्य हैं, भविष्य के समाज को अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बना सकता है। इसके अलावा कानून और नीतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई देशों में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं। जब ये नीतियां सही तरीके से लागू होती हैं, तो वे महिलाओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाती हैं। लेकिन कानून के साथ साथ सामाजिक मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि केवल कानूनी प्रावधान ही पर्याप्त नहीं होते। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन देने में सहायता करना होना चाहिए। यदि नारीवाद अपने मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर केंद्रित रहता है, तो वह समाज के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन सकता है। लेकिन यदि उसका कोई रूप लोगों को नए प्रकार की सीमाओं या टकराव में बांधने लगे, तो उस पर विचार और सुधार की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में विकृत नारीवाद की चर्चा को केवल आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।
एक ऐसा अवसर जहां समाज यह सोच सके कि महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता को कैसे मजबूत किया जाए। जब हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, संवाद को महत्व देते हैं और सभी लोगों की गरिमा का सम्मान करते हैं, तब एक ऐसा समाज बन सकता है जहां नारीवाद किसी नए पिंजरे का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और समानता का मार्गदर्शक बन सके।